नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास में 4 धाराएं हैं। पहला आपने संत काव्य धारा देखा, उस पर प्रश्नोत्तरी भी देखा। उसके बाद उसी की श्रृंखला में पहले आपने प्रेमाश्रयी काव्य धारा की 2 क्लासें देखी, तीसरी क्लास है प्रेमाश्रयी काव्य धारा की। अब इसमें जो प्रमुख कवि हैं उनके विषय में बता रहे हैं, कौन कौन से प्रमुख कवि हैं और उनके गुरु कौन है, उनका जन्म स्थान क्या है, और उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके विषय में हम बताएंगे। देखते हैं। पहला है कि असाहित लेखक हैं, इनकी रचना है हंसावली। इसका समय है 1370 ईस्वी में। 1370 ईस्वी में इसकी रचना की गई। और नायक इसमें राजकुमार है, नायिका गलत लिखा हुआ है, नायिका में हंसावली, नायिका इनकी हंसावली है। और इसकी भाषा जो है प्राचीन राजस्थानी भाषा है। कवि असाहित थे, इस रचना का स्रोत विक्रम और बेताल की कथा को माना है। यानी ये कहाँ से लिया गया, ये प्रश्न पूछता है कि विक्रम और बेताल की कथा से यह जो है पूरी कहानी ली गई है, जो असाहित की हंसावली है। और उसके बाद कवि जो है इस जो हंसावली है असाहित की, इसमें क्या कवि आरंभ में शिव और शक्ति और सरस्वती तीनों की वंदना करता है, करते हुए आत्म परिचय दिया है। छंद योजना में चौपाई के बीच में दोहों का प्रयोग किया गया है। जैसे इसमें नहीं दिया गया कितनी अर्दालियों के बाद, यानी कितनी चौपाई के बाद एक दोहा का प्रयोग हुआ, लेकिन हाँ उसमें क्या हुआ, चौपाई के बाद दोहा का प्रयोग हुआ है। फिर देखते हैं अगले कवि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका नाम है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। इसका समय 1379 ईस्वी। कितना है, 1379 ईस्वी। भाषा क्या है, भाषा अवधी है। और ये निवासी कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले थे, डलमऊ। डलमऊ एक स्थान रायबरेली में है, रायबरेली जिला में डलमऊ एक स्थान है, वहाँ के रहने वाले थे। इसका नायक कौन है, लोर या लोरिक, ये दोनों मिलता है। अगर दोनों आए तो दोनों सही है, लोर या लोरिक कोई एक ही देगा आपको। नायिका, इसकी नायिका का नाम क्या है, चंदा है। इसकी नायिका कौन है, चंदा है। और यह सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यानी जो सर्वमान्य मत है, मैंने बताया था कि सर्वमान्य मत में कि सभी ज़्यादातर विद्वान मानते हैं कि यह जो है सूफी प्रेमाख्यानक काव्य का जो है परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। जो ये मुल्ला दाऊद प्रथम कवि हैं और उनकी रचना चंदायन पहली जो है रचना मानी जाती है प्रेमाख्यानक काव्य की। और उसके बाद देखते हैं जो माता प्रसाद गुप्त ने इसे लोर कहा, यानी लोर कहा, लोर कहा था, कथा या लोर कहा या लोर कथा। और परमेश्वरी लाल गुप्त ने इसे चांदायन या चांदायन कह सकते हैं, या चांदायन। तो यह जो है चंदायन या चांदायन कहा था। आगे देखते हैं, ये पूछता है प्रश्न कि भाई किसने क्या कहा था। माता प्रसाद गुप्त ने इसको लोर कहा या लोर कथा कहा था, परमेश्वरी लाल गुप्त ने इसे चंदायन या चांदायन नाम दिया था। और उसके बाद फिर आगे देखते हैं, मुल्ला दाऊद जो थे, ये चंदायन जो आपका है मुल्ला दाऊद की ही रचना है। ये प्रबंध काव्य, जो प्रबंध काव्य मुल्ला दाऊद का लिखा गया, यह मूल ढांचा इसका कहाँ से लिया गया, ये नेट में कई बार प्रश्न पूछा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभू के पौमचर्यु से लिया गया था। स्वयंभू के पौमचर्यु से लिया गया था। और उसके बाद चंदायन ने 5 चौपाई के बाद, इसमें ये ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछता है पेपर में, कितने चौपाई के बाद, 5 चौपाई के बाद एक दोहा रखा गया है। 5 चौपाई के बाद क्या रखा गया, एक दोहा रखकर कडवक बनाया, जो कडवक शैली में लिखा गया। कडवक शैली यही होती है भाई, 5 चौपाई, किसी में 5 चौपाई के बाद
एक दोहा रखा, किसी में 7 चौपाई, किसी में 8 चौपाई, ऐसी ही कडवकबद्ध शैली अपनाई जाती है। और शुक्ल जी के अनुसार मुल्ला दाऊद कहाँ के रहने वाले थे? जौनपुर के शासक जूना खा एक थे, उन्हीं के समकालीन थे। जौनपुर के शासक जूना खा के समकालीन थे, ये शुक्ल जी का मानना है। और लोग और के समय का मानते हैं, लेकिन जो आचार्य शुक्ल का सबसे प्रमाणिक मत माना जाता है कि भाई यह जो है कि शुक्ल जी के अनुसार मुल्ला दाऊद जो जौनपुर के शासक जूना खा के समकालीन माने जाते हैं। आगे देखते हैं। ईश्वर दास की रचना का क्या नाम है? सत्यवती कथा। सत्यवती कथा, इसका समय कब है? 1501 ईस्वी में। और भाषा कौन सी है? अवधी है। और ये किसके समकालीन थे? सिकंदर शाह के समकालीन थे। और आचार्य शुक्ल ने क्या माना है इसको? किसी में भी नहीं माना, भक्तिकाल की किसी धारा में इसको नहीं माना है। इसमें क्या है? 5 चौपाई के बाद एक दोहा रखा गया है। 5 चौपाई के बाद क्या रखा गया? एक दोहे का प्रयोग किया गया है। जैसे 5 चौपाई फिर एक दोहा। अब उसी तरीके नायक इसका क्या नाम है? नायक का नाम है ऋतुपर्ण और नायिका सत्यवती है। और आचार्य शुक्ल ने इन्हें भक्त काल की किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया है, जानते हैं। और यह जो है, ये जान लीजिए कि उसके अवधी भाषा के कहने का मतलब है उस समय की सबसे प्राचीन रचना मानी जाती है। और उसके बाद कुतुबन आते हैं। कुतुबन का समय क्या है? कुतुबन की रचना है मृगावती, इनका समय है 1503 ईस्वी। लेकिन आचार्य शुक्ल कब मानते हैं? 1501 ईस्वी। ये ध्यान देना है कि भाई आचार्य शुक्ल क्या मानते हैं। शुक्ल बहुत अच्छे इतिहासकार हैं, इसीलिए शुक्ल को ध्यान रखना है कि भाई शुक्ल ने इसका समय कब माना है? 1501। और ज़्यादातर जो सर्वमान्य मत है 1503 ईस्वी मानते हैं। और इसकी भाषा कौन सी है? अवधी। इसमें भी 5 चौपाई पर एक दोहा रखा गया है। इस ग्रंथ में भी 5 चौपाई पर बाद एक दोहे का प्रयोग हुआ है। और उसके बाद किसके समकालीन थे? जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी के समकालीन थे। ये जरूर पूछता है, ये किसके समकालीन? जो कुतुबन थे किसके समकालीन थे? जौनपुर के उस समय जो शासक हुसैन शाह सरकी थे उन्हीं के समकालीन थे। और इनके गुरु का नाम क्या था? शेख बुरहान था। और इनके गुरु का नाम, क्योंकि एक बार नहीं कई बार पूछा गया कि जो है इनके कुतुबन के गुरु का क्या नाम? शेख बुरहान। और किसके समकालीन थे? हुसैन शाह सरकी के समकालीन थे। ये बहुत ही पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका नायक कौन है? नायक गणपति देव का जो पुत्र राजकुमार है। कौन है? राजकुमार। नाम नहीं मिलता, राजकुमार ही मिलता है। और नायिका कौन है? मृगावती है। मृगावती इसकी नायिका। आगे देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। ये देखिए, प्रेमाख्यानक काव्य के एक प्रकार से मेरुदंड कहे जाते हैं। प्रेमाख्यानक काव्य में इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं। अब इनका समय क्या है ये ध्यान देना है कि इनका समय 1492 ईस्वी और 1542 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जायसी का पूरा नाम काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी था। इनका पूरा नाम काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी था। यह जो है इनका जो है मूल नाम पूछ सकता है। इनका मूल नाम है काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी। जायसी इनका उपनाम है। उपनाम किस लिए पड़ा? क्योंकि जायस नगर में रहते थे, जो अमेठी के पास इस समय मगरावन वन के पास है। तो वह जो है इसीलिए इनका नाम जो है जायसी है। इन्होंने कहा भी है जायस नगर मोर स्थानु। तो अर्थात इनका जायस नगर पर जो है इनका जन्म हुआ था। और जायसी के 2 गुरुओं का नाम मिलता है। पहले हैं शेख मोहिउद्दीन अहमद या फिर शेख मोहिदी। इनका दोनों मतलब आबलिक करके दोनों में से एक ही पूछेगा, या तो शेख मोइनुद्दीन अहमद पूछेगा या शेख मोहिदी। इनके दूसरे गुरु क्या है? सैयद अशरफ। अब इनके दूसरे गुरु का नाम क्या है? सैयद अशरफ। इन्होंने सैयद अशरफ का बड़े आदर से नाम लिया है, सैयद अशरफ पीर पियारा, तीन मुहि पंथ दीन उजियारा। देखिए, अब उसके बाद इनका जो जन्मस्थान है जायस नगर, रायबरेली डलमऊ के पास इनका जन्म हुआ था। रायबरेली के पास एक स्थान का नाम जायस नगर। अब वो जो है
उसी वो रायबरेली के पास में है जायस नगर, उसी जगह पर इनका स्थान मतलब जन्म हुआ था। वो उस क्षेत्र का क्या नाम है? डलमऊ, डलमऊ पर। और पिता का नाम क्या था? शेख ममरेज था। किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी के समकालीन थे। देखिए शेरशाह सूरी इनको एक कुरूप थे देखने में, देखकर एक बार हंस दिए थे। ये प्रश्न आया था पीजीटी में कि भाई शेरशाह इनको देखकर हंस पर दिए थे, तो इन्होंने कहा था मोहिका हंसे को ही रहे, यानी मुझ पर हंस रहे हो कि उस कुम्हार पर हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है। तो तब जाके उसी बात से प्रभावित होकर शेरशाह जो है इनसे बहुत प्रसन्न हुए। इनका बचपन का नाम मलिक शेख मुंसफी था। इनका जो बचपन का नाम मलिक शेख मुंसफी था, बहुत ही ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। किंतु मोहम्मद नाम से जो है क्या, मोहम्मद नाम से प्रसिद्ध हुए। और जायसी ने पद्मावत में अपने गुरु सैयद अशरफ का उल्लेख किया है। आगे देखते हैं। अब कहते हैं सैयद अशरफ पीर पियारा तिन मोहि पंथ दीन उजियारा, अर्थात अपने गुरु का आदर के साथ उल्लेख करते हुए कहते हैं सैयद अशरफ पीर पियारा तिन मोहि पंथ दीन उजियारा, अर्थात जो सैयद अशरफ इनके गुरु थे वो पीर पियारा, उन्होंने क्या, वो पीर माने गुरु होता है, वो बहुत ही प्रिय थे। तिन मोहि यानी मुझे जो है क्या दिया? पंथ दीन उजियारा, मतलब मैं अंधेरे में था, अर्थात मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे हृदय में लाते हैं ताकि मैं जो है और भी अपने उस ज्ञान रूपी चक्षु के द्वारा जो है परमात्मा का दर्शन कर सकूं। इसलिए जो है कहते हैं कि भाई तिन मोहि पंथ दीन उजियारा। फिर आगे देखिए, जायसी देखने में कुरूप थे, इस पर शेरशाह हंस पड़े। तब जायसी ने कहा कि मोहिका हंसेस कोह रही, यानी मुझ पर हंस रहे हो कि उस कुम्हार पर हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है, अर्थात जो बनाने वाला है उसके ऊपर हंस रहे हो कि मेरे ऊपर हंस रहे। तब इसी बात से बहुत प्रभावित हुए थे, अर्थात इनको बहुत ही मानने लगे। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है। पहला क्या है? पद्मावत है, दूसरा अखरावट, तीसरा आखिरी कलाम। 3 ग्रंथ तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। इसके अलावा और भी ग्रंथ मिलते हैं और लोग बताते हैं। अन्य रचनाएं क्या हैं? अन्य रचनाएं हैं चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कान्हावत। ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए चित्ररेखा भी पूछी गई है, कहरनामा भी पूछी गई, मसलनामा, कान्हावत, ये सभी रचनाएं पूछी गई है। लेकिन वो तीनों जो शुक्ल के अनुसार ये पूछ लेगा कि शुक्ल ने कौन कौन सी रचना मानी है, कौन नहीं मानी है, इसी तरीके से। और पद्मावत जो है, पद्मावत यानी पद्मावत की रचना उन्होंने कब प्रारंभ की थी? 1520 ईस्वी में उन्होंने प्रारंभ की थी और उसके आसपास उसका आरंभ हुआ था। और आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या कहते हैं? सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। देखिए 927 वो हिजरी संवत में, हिजरी संवत में इनका एक दोहा मिलता है, वही उसमें कहा है सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कब का। जब इसको आप उसमें बनाएंगे यानी ईस्वी में, तो 1520 ईस्वी के आसपास इस कथा का आरंभ होता है और 1540 में कथा समाप्त होती है, अर्थात इसको बनाने में, इनको लिखने में 20 साल लगा। ये प्रश्न एक बार यूजीसी में पूछा गया था कि भाई इस कथा को इन्होंने, पद्मावत को, कितने समय में लिखा, ये प्रश्न पूछा जाता है। और ये भी कब लिखा गया, ये भी प्रश्न पूछा गया, कितने समय में पूरा, 1540 में, ये भी पूछा गया है। यानी इसका प्रारंभ कब हुआ? 1520 में, ये भी पूछा गया है प्रश्न। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1540 ईस्वी के आसपास से समाप्त होता है। आगे देखते हैं, पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? कुल 57 खंड हैं। इसमें जो सर्ग का नाम खंड से है, यानी जैसे और में क्या होता, किसी का अनुच्छेद होता है, किसी का कांड होता है, लेकिन इनके सर्गों का नाम क्या है? वो खंड में है। अब एक बात और जान लीजिए कि मैंने बताया था कि जो प्रेमाख्यानक काव्य है वो हमेशा यानी घटनाओं पर आधारित होता है, ना कि जो है वैसे जैसे कि भाई आप राम काव्य या कृष्ण काव्य वो जो देखेंगे वो घटनाओं पर नहीं, लेकिन ये जो प्रेमाख्यानक काव्य होता है वो घटनाओं पर आधारित होता है। आगे देखते हैं, इसमें चित्तौड़ के शासक रत्नसेन और सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती की प्रेम कहानी है,
जो पद्मावत है बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसमें क्या है, चित्तौड़ के शासक रत्नसेन और सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की जो कन्या थी पद्मावती की प्रेम कहानी पूरा है। और इसमें पद्मावती ईश्वरी रूप में दिखाया गया पद्मावती को। और इस कहानी का जो पूर्वार्ध है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। पूर्वार्ध क्या है, बिल्कुल कल्पित है, ये जो है कल्पना है। और उत्तरार्ध इसका जो है क्या है, ऐतिहासिक आधार पर है। ये पूर्वार्ध पूरी तरह से कल्पित है, जो उत्तरार्ध है ऐतिहासिक है। देखिए आगे देखते हैं। हाँ, जो पद्मावत है, पद्मावत का 12 मासा आषाढ़ मास से आरंभ होता है। और इसमें मुख्य रस क्या है, श्रृंगार रस है। इसमें 7 चौपाई के बाद, अभी देखिए ज़्यादातर 5 चौपाई के बाद एक दोहा रखा गया था, जितने भी प्रेमाख्यानक काव्य शुरू में लिखे गए। लेकिन इसमें क्या है, 7 चौपाई के बाद इस बात को ध्यान देना है। कितने चौपाई के बाद, 7 चौपाई के बाद एक दोहा रखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्य रस क्या है, श्रृंगार रस है। और इसकी भाषा क्या है, ठेठ अवधी भाषा है। ठेठ अवधी भाषा है। जैसे अगर तुलसी की भाषा पूछता है, तुलसी के रामचरितमानस की भाषा क्या है, वो साहित्यिक अवधि है, लेकिन इसकी क्या है, ठेठ अवधि है। और उसके बाद यह अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। इसका प्रिय अलंकार हेतुत्प्रेक्षा है। इसका प्रिय अलंकार क्या है, हेतुत्प्रेक्षा, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार इनको बहुत प्रिय था। जैसे तुलसी को रूपक अलंकारों का बादशाह कहा जाता है, उसी तरीके से इनको हेतुत्प्रेक्षा अलंकार का बादशाह। ये जान लीजिए कि तुलसी से पहले लिखा गया ग्रंथ है। अब क्या उनका कब लिखा, संवत 1631 में लिखा गया। लेकिन ये कब लिखा गया, 1520 ईस्वी में ये जो है इसका प्रारंभ होता है, 1540 ईस्वी में समाप्ति होती है। यानी उसको जो है लगभग 1574 के आसपास वो जो है रामचरितमानस लिखा गया। लेकिन इनका जो लिखने का समय उससे पहले, इसीलिए जो है हिंदी का अवधि में लिखा गया, ये जो है प्रथम यानी अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। इसमें 57 खंड हैं। और इनका प्रिय अलंकार हेतुत्प्रेक्षा है। देखिए इसमें अभी और तथ्य हैं, इसको अगले लेक्चर में बताएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो आपको याद करने में, नोट्स बनाने में आसानी होगी। अब इन्हीं सब बातों के साथ देखिए कि इसका अगर किसी को PDF प्राप्त करना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। और परीक्षा कैंपस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हम उत्साहित होकर अगला वीडियो जल्द से जल्द लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।